जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आर ग्लोबल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आप सभी के आज क्लास नंबर ल्यूसेंट का क्लास नंबर 3 है और ये क्लास आप सब के लिए चलते ही रहेगी और ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास है और आज का क्लास 3 है। क्लास 2 1 और 2 हो गया है। आज पढ़ेंगे भारत कंपनी ब्रिटिश कंपनियों और के बारे में, जैसे भारत में गवर्नर जनरल ये सब के बारे में आज का क्लास होगा। और इसमें VVI 60 क्वेश्चन है जो कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार के हर एक एग्ज़ाम SSC सब एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है कि भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो किसे नियुक्त किया गया था? तो वेरेन हेस्टिंग को। इसका आंसर वेरेन हेस्टिंग, यानी भारत में प्रथम गवर्नर जनरल के अधीन कंपनी के अधीन किसे नियुक्त किया गया था? तो वेरेन हेस्टिंग को। इसे ही वेरेन हेस्टिंग को ही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है वेरेन हेस्टिंग को। और वेरेन हेस्टिंग को बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। और बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लाइव थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। जब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम वेटिंग था। क्वेश्चन नंबर दो वेरेन हेस्टिंग का गवर्नर जनरल का कार्यकाल कितना से कितना तक था? तो वेरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल का कार्यकाल 1774 से 1785 तक। 1774 से 1785। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 3, वेरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में किस प्रकार की अदालतों की स्थापना की? तो वेरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में किस प्रकार की अदालतों की स्थापना की थी? तो दीवानी और फौजदारी ये अदालतों की स्थापना की। दीवानी अदालतों का मतलब हो गया कि जैसे कि छोटे मोटा केस, ज़मीन ये सब के लिए जो केस आता था, ये दीवानी केस कहलाता था। फौजदारी जिसमें मारपीट हो, कपार फट जाए और किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, तो ये सब के लिए फौजदारी अदालत था। तो ये किसने लाया था? तो वेरेन हेस्टिंग ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 4, 1772 में वेरेन हेस्टिंग ने प्रत्येक ज़िले में किस की स्थापना की थी? तो प्रत्येक ज़िले में किसकी स्थापना की थी? तो फौजदारी और दीवानी अदालतों की। इसका दीवानी अदालत, आंसर बी। दीवानी मुकदमों में किस कानून को लागू किया गया था? हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून। फौजदारी मुकदमों में मुख्यतः किस प्रकार की कानून लागू किया गया था? तो मुस्लिम कानून। फौजदारी में किस प्रकार की कानून लागू किया गया था? तो मुस्लिम कानून, आंसर बी। 1772 में वेरेन हेस्टिंग ने कौन सी व्यवस्था समाप्त करने का प्रयास किया था? 1772 में हेस्टिंग ने कौन सी व्यवस्था समाप्त करने का प्रयास किया था? तो द्वैध शासन। अच्छा, द्वैध शासन लागू किसने किया था? क्लाइव ने। द्वैध शासन लागू किसने किया था? क्लाइव ने लागू किया था। क्लाइव ने कब लागू किया था? 1765 में। 1765 में क्लाइव ने लागू किया था और वेरेन हेस्टिंग ने इसे समाप्त करने का प्रयास किया था। अस्थाई बंदोबस्त किसने दिया था? तो कॉर्नवालिस ने। सहायक संधि बेलेजली। रैयतबारी व्यवस्था हेक्टर मुनरो। रैयतबारी व्यवस्था किसने दिया था? हेक्टर मुनरो ने रैयतबारी व्यवस्था दिया था। इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर बी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की राजस्व व्यवस्था। उड़ीसा की राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो हेस्टिंग के समय में हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए।
हेस्टिंग ने किस प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था लागू की? हेस्टिंग ने किस प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था लागू की थी? तो इज्जतदारी व्यवस्था 5 वर्षीय इज्जतदारी व्यवस्था। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो अस्थाई बंदोबस्त कर्नवालिस। किसने लागू किया था? तो कर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। और महालवारी भी कर्नवालिस ने ही दिया था। रैयत वारी व्यवस्था मुनरो यानी हेक्टर मुनरो। और इसे 5 वर्षीय इज्जतदारी, यहाँ पे इज्जतदारी व्यवस्था हो जाएगा। किसने दिया था? हेक्टर वेरेन हेस्टिंग ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। हेस्टिंग के समय भू राजस्व का मुख्य उद्देश्य क्या था? हेस्टिंग के समय भू राजस्व का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था अधिक भू राजस्व प्राप्त करना। आंसर बी। हेस्टिंग के समय राजस्व वसूली का अधिकार किसे दिया गया था? वेरेन हेस्टिंग के समय राजस्व वसूली का अधिकार किसे दिया गया था? इज्जतदारों को। इज्जतदारों व्यवस्था जो लागू किया था उसी में इज्जतदारों को दिया था। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। यानी इज्जतदारी प्रथा की इज्जतदारी, जैसे कि हेस्टिंग ने 1772 में एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की जिसे इज्जतदारी प्रथा कहने लगा। तो इसके उद्देश्य भी दो थे। उद्देश्य में क्या थे? इसमें 5 वर्षीय ठोके गए व्यवस्था, और दूसरा उद्देश्य क्या था कि इसके अंतर्गत उच्च बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार दिया गया था। तो ये हो गया। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, वेरेन हेस्टिंग ने किसकी विधवा मुन्नी बेगम को नाम की देखभाल के लिए नियुक्त किया? यानी हेस्टिंग ने किसकी विधवा मुन्नी बेगम के नाम की देखभाल के लिए नियुक्त किया था? नज़मुद्दौला को। किसको? तो नज़मुद्दौला को। तो इसका नज़मुद्दौला, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। 1776 में संस्कृत ग्रंथों के अंग्रेजी अनुवाद से संबंधित कौन सा स्थान या कार्य हुआ? 1776 में संस्कृत ग्रंथों के अंग्रेजी अनुवाद से संबंधित कौन सा स्थान या कार्य हुआ? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है एशियाटिक सोसाइटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा की स्थापना किसने किया था? तो वेरेन हेस्टिंग ने। कलकत्ता में प्रथम मदरसा यानी मुस्लिम शिक्षा के लिए किसने स्थापित किया था? तो वेरेन हेस्टिंग। किसने किया था? हेस्टिंग ने। और कब किया था? तो 1781 में मुस्लिम के लिए प्रथम मदरसा का स्थापना किया, 1781 में। और कहाँ किया था? तो कलकत्ता में। इसी के समय 1782 में जोनानाथ डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना भी की। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। हेस्टिंग के समय 1784 में किस संस्था की स्थापना की थी? हेस्टिंग के समय 1784 में किस संस्था का स्थापना किया गया था? द एशियाटिक सोसाइटी। इसमें क्या? एशियाटिक सोसाइटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। हेस्टिंग के समय किस विद्वानों ने भगवत गीता का अनुवाद किया? अंग्रेजी में अनुवाद किया था। यानी भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? वेरेन हेस्टिंग के समय में किसने किया था? हेस्टिंग, विलियम जोन्स ने, या चार्ल्स विल्किंस ने, मैकले ने, जेम्स मिल ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी, चार्ल्स विकिल्सन। बी में क्या? चार्ल्स विकिल्सन। क्वेश्चन नंबर 17, 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने प्रकाशित किया था? 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में प्रकाशन किसने किया था? तो चार्ल्स विल्सन ने। सत्रह सौ 1785 में अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? क्या? अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था?
तो किसने किया था? तो 18 का हो जाएगा विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शकुंतलम की अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट। इसका आंसर बंगाल गजट। और किसने किया था? भारत का पहला समाचार पत्र किसने स्थापना? बंगाल गजट किसने दी? बंगाल गजट किसका है समाचार पत्र? तो जेम्स अगस्टस हिक्की। किसका है? हिक्की। कब किया था? तो 1780 में। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वेरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल था। यह भारत का पहला समाचार पत्र भी है, बंगाल गजट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? तो जेम्स अगस्टस हिक्की। कब किया था? 1780 में। इसका आंसर हो गया ए। हेस्टिंग के समय प्रथम आंकल मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? हेस्टिंग के समय प्रथम आंकल मराठा युद्ध किस संधि के तहत हुआ था? सलवाई की संधि। हेस्टिंग के समय सलवाई की संधि किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर है सलवाई की संधि किस वर्ष हुआ था? 1782 में। सलवाई की संधि 1782 में। प्रथम आंकल मैसूर युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? प्रथम आंकल मैसूर युद्ध का अंत किस संधि के तहत हुआ था? तो मद्रास की संधि। वहाँ था प्रथम एम्स में क्या हो जाएगा? मद्रास की संधि। हेस्टिंग के समय द्वितीय आंकल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? हेस्टिंग के समय द्वितीय आंकल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त किया गया था? तो मंगलोर की संधि। द्वितीय आंकल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त किया गया था? तो मैकोल की संधि। और द्वितीय आंकल मैसूर युद्ध हुआ था कब से कब? द्वितीय आंकल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 1784 के बीच हुआ था। और यह वेरेन हेस्टिंग के समय ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट किसके समय आया था? पारित हुआ या समय आया था? पिट्स इंडिया एक्ट किसके समय? हेस्टिंग के समय ही आया था। आंसर बी। 1786 में गवर्नर जनरल के पद पर कौन आया? 1786 में गवर्नर जनरल के पद पर कौन आया था? यानी कहने का बात यह है कि वेरेन हेस्टिंग के बाद भारत का दूसरा गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आंसर क्या हो गया? आंसर ए। कॉर्नवालिस का प्रथम कार्यकाल किस अवधि तक रहा? कॉर्नवालिस का प्रथम कार्यकाल यानी कॉर्नवालिस ने 2 बार कार्य में मतलब गवर्नर जनरल के पद पर आया। तो पहला बार गवर्नर जनरल के पद पर कब आया था? 1786 से 1793 के बीच आया था। और दूसरी बार सेकेंड बार कब? 1805 में आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक सुधारों में किस प्रकार विशेष जोर दिया? कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक सुधारों में किस प्रकार जोर दिया था? भारत को उच्च प्रशासनिक पर देना नहीं, ये गलत हो गया। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर नियंत्रण, ये ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। कॉर्नवालिस के समय जिला प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? कॉर्नवालिस के समय जिला प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी कलेक्टर होता था। कौन होता था? कलेक्टर होता था। आंसर बी। कलेक्टर होता था। इसका आंसर क्या हो गया? तो आंसर बी हो गया।
कर्नवालिस ने भारतीयों को किससे वंचित किया? कर्नवालिस ने भारतीयों को किस से वंचित किया था? उच्च प्रशासनिक पदों से। उच्च प्रशासनिक पदों से। इसका आंसर क्या हो गया? आंसर बी, यानी कर्नवालिस उच्च प्रशासनिक पदों का मतलब हो गया कि कर्नवालिस अपने यानी अंग्रेज को ही उच्च प्रशासनिक पद देता था, जैसे कि कलेक्टर हो गया, जिला अधिकारी कलेक्टर हो गया, जज हो गया, ये सब पद, जितना ऊंचा ऊंचा पद होता था वो सब अंग्रेज को ही दे देता था। और जैसे छोटा छोटा पद किसान, ये सब का पद किसे देता था? तो ये भारतीयों को दे देता था, इसलिए इस पद से, उच्च प्रशासनिक पद से भारतीयों को वंचित कर दिया था। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कर्नवालिस को किस क्षेत्र में सुधार के लिए विशेष रूप से जाना जाता था? कर्नवालिस को किस क्षेत्र में सुधार के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? प्रशासनिक एवं न्यायिक सुधार। प्रशासनिक एवं न्यायिक सुधार कर्नवालिस को माना जाता है। और एक चीज़ और, कर्नवालिस ने जितना पुलिस थाना था सब में एक दरोगा का पद दिया, जो कि अभी तक दरोगा का पद चल ही रहा है। इसका आंसर क्या हो गया? आंसर ए। 1793 ईस्वी में किस व्यवस्था को लागू किया गया था? 1793 ईस्वी में किस व्यवस्था को लागू किया गया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त। 1793 में लागू किया गया था। आंसर बी। रैयतवाड़ी व्यवस्था मुनरो ने दिया था। अस्थाई और महालवाड़ी व्यवस्था किसने दिया था? तो कर्नवालिस ने। इज्जतदारी व्यवस्था किसने दिया था? वेरेन हेस्टिंग ने। इसका आंसर बी हो गया। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों को कितना भू राजस्व कंपनी को देना था? अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदारों को कितना भू राजस्व देना होता था? तो 90%, यानी 90% जमींदार भू राजस्व कंपनी को दे देता था, और जो 10% बचता था वह खुद के पास रखता था, जिस कारण किसानों का बहुत बुरा हाल हो गया था इस राजस्व के लिए। अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार को भू राजस्व का लाभ कितना भाग अपने पास आने का अधिकार था? तो कितना भाग था? 10%। आंसर क्या हो गया? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 35। अस्थाई बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य क्या था? अस्थाई बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो निश्चित भू राजस्व को सुनिश्चित करना। कर्नवालिस के बाद 1793 में गवर्नर जनरल कौन बना? कर्नवालिस के बाद 1793 में गवर्नर जनरल कौन बना? सर जॉन शोर कब से कब तक रहा था? तो सर जॉन शोर 1793 से 1798 तक, ये सर जॉन शोर का कार्यकाल है। इसका आंसर क्या हो गया? आंसर ए। सर जॉन शोर का कार्यकाल कब तक से कब तक है? 1793 से 1798 तक। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। सर जॉन शोर की नीति किस नाम से प्रसिद्ध है? सर जॉन शोर की नीति किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये इसका हो जाएगा हस्तक्षेप की नीति। और हस्तक्षेप नीति इसके तहत कार्यकाल इस नीति, हस्तक्षेप की नीति लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल था। लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1798 से 1795, 1805 तक। 1798 से 1805 तक। ये हो गया कर्नवालिस का, ये हो गया सर जॉन शोर का, और ये हो गया आपको किसका हो गया? तो 1798 से 1705 तक वेलेस्ली का। लॉर्ड वेलेस्ली की सबसे महत्वपूर्ण नीति क्या थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली का सबसे महत्वपूर्ण नीति सहायक संधि। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि कब बनाया था? 1798 में। और इसके तहत सहायक संधि स्वीकार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था?
हैदराबाद 1798 में। उसके बाद कौन था? उसके बाद मैसूर, फिर मैसूर था, मैसूर के अपनाया था 1799 में। फिर तंजौर, अवध, ये सब हो गया। और एक ऐसा राज था जिसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था, वह इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। सहायक संधि की मुख्य उद्देश्य क्या था? सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत राज्य का पुनर्स्वतंत्रता देना। सहायक संधि का मुख्य राज्य भारतीय राज्य का पुनर्स्वतंत्रता देना नहीं, भारत राज्यों पर ब्रिटिश नियंत्रित स्थापित करना। हाँ, इसके तहत भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश नियंत्रणों का स्थापित करना। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। निम्नलिखित में से किसने बेलेजली को सहायक संधि स्वीकार किया था? सर्वप्रथम सहायक संधि या इस सभी राज्यों में सर्वप्रथम सहायक संधि किसने स्वीकार किया था? तो हैदराबाद ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। बेलेजली के समय चौथे आंकल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो बेलेजली के समय चौथे आंकल मैसूर युद्ध 1799 में। और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, और टीपू सुल्तान का मृत्यु 1799 में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। चौथे आंकल मैसूर युद्ध में किस शासक की मृत्यु हुई? चौथे आंकल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुआ? 1799 में। यानी टीपू सुल्तान एक ऐसा शासक था जिसने सभी अंग्रेज को नाक में दम किया था, और टीपू सुल्तान ने नेपोलियन जो था उसको भारत आने के लिए प्रेरित किया था। तो बट नेपोलियन तो भारत नहीं आ पाए, लेकिन बोले थे कि हम कुछ यहाँ युद्ध चल रहा है, इस युद्ध को समाप्त करके, वहाँ भी फ्रांस की क्रांति, सब बहुत सारे युद्ध चल रहे थे, जिस कारण नेपोलियन ने कहा हम आएंगे, लेकिन कुछ यहाँ का काम सुलझा कर ही आएंगे। तब तक टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। बेलेजली के समय 1702 ईस्वी को बेसिन की संधि किससे संबंधित थी? बेसिन की संधि किससे संबंधित है? तो मराठों से। किससे? तो मराठों से। बेलेजली के समय फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुआ था? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? तो कोलकाता में। कहाँ था? कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक अधिकारियों को भारतीय भाषाओं का प्रशिक्षण देना। प्रशासनिक अधिकारियों को भारतीय भाषाओं, यानी अंग्रेज के अधिकारी जो थे उसे भारतीय भाषा का ज्ञान देता, जिस कारण वह भारतीयों को समझने में उसको और आसान हो जाता। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर बी। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? तो कलकत्ता में। लॉर्ड बेलेजली के समय किस नीति ने भारतीय रियासतों को स्वतंत्रता को सबसे अधिक प्रभावित किया? तो सहायक संधि। किस नीति ने? सहायक संधि। इसका आंसर क्या? आंसर बी। लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल क्या था? 1805। लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा काल 1805। सर जॉन बर्लो का कार्यकाल किस अवधि में रहा? सर जॉन बर्लो का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1805 से 1807 तक सर जॉन बर्लो का कार्यकाल रहा। आंसर ए। लॉर्ड मिंटो प्रथम का कार्यकाल था। लॉर्ड मिंटो प्रथम का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1707 से 1713 तक। आंसर बी। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल था। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब तक रहा? लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल 1813 से 1823 तक। लॉर्ड हेस्टिंग के समय 1816 में किस संधि के द्वारा नेपाल के बाद युद्ध समाप्त हुआ था? किस संधि के द्वारा नेपाल के बाद युद्ध समाप्त हुआ? सुगौली की संधि। सुगौली की संधि कब हुआ था? 1816 में। लॉर्ड हेस्टिंग के समय किस प्रथा या शक्ति का दमन किया गया था? किस प्रथा या किस शक्ति का दमन किया गया था? पिंडारियों का। इसका आंसर ए। अब यहाँ से आपके लिए कथन और कारक वाला क्वेश्चन है। 5 कथन कारक वाला
क्वेश्चन, और कथन कारक वाला क्वेश्चन जो आपको पीछे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव किया गया उसी में से लिया गया, और इसे आपको अच्छी तरह से हम समझा देंगे ताकि कथन कारक वाला समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट करते हैं। वेरेन हेस्टिंग 1772 में द्वैध शासन को समाप्त करने वाला प्रथम प्रयास किया समाप्त करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, पढ़े थे कि 1772 में वेरेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन को समाप्त करने का प्रयास किया था, और वह बंगाल का प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था पर कंपनी का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर दिया। ये भी ठीक है, यानी ये दोनों किसके बारे में बोल रहा है? वेरेन हेस्टिंग के ही बारे में बोल रहा है, तो दोनों सही है और दोनों सही व्याख्या भी करता है। तो कथन कारक यहाँ पे कह रहा है कथन और कारण दोनों सही है, और कथन का कारण कथन का सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों से निश्चित भू राजस्व लिया। ये भी ठीक है, कितना निश्चित भू राजस्व कितना लिया था? तो इसमें कितना लिया था? 90%। कितना लिया था? तो 90% लिया गया था। इस व्यवस्था में भू राजस्व की राशि को अस्थायी रूप से निर्धारित किया गया। ये भी ठीक है, यानी दोनों ठीक है, कथन कारण दोनों ठीक है, कथन कारण का सही व्याख्या भी करता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर ए। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की नीति अपनाई। लॉर्ड वेलेस्ली ने ही सहायक संधि की नीति अपनाई। कब अपनाया था? 1798 में। इसके तहत प्रथम राज्य हैदराबाद था। इस नीति के माध्यम से ब्रिटिश कंपनी भारतीय रियासतों पर अपना राजस्व प्रभाव बढ़ाना चाहता था। ये भी ठीक है, और ये किसके बाद दोनों नीति? सहायक संधि वेलेस्ली के बारे में ही बोल रहा है। कथन कारक दोनों सही है, कथन कारण की सही व्याख्या भी करता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर ए। जहाँ पे आपको मिलता जुलता लगे वहाँ पे कथन कारक अगर सही हो तो दोनों सही, और कथन कारक कथन का सही व्याख्या भी करता है, ये लगा ही दीजिएगा, आपका आंसर सही होगा। सॉरी, कुछ गड़बड़ी हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पे थे, तो 59 क्या कह रहा है? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुआ। ये भी ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? तो 1800 ईस्वी में। किसने किया था? वेलेस्ली ने। कहाँ किया था? तो कलकत्ता में। कलकत्ता में। ये सब तो पीछे पढ़ लिए। अब देखिए, इसका उद्देश्य कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों को भारतीय भाषा एवं प्रशासनिक का प्रशिक्षण देना था। ये भी ठीक है, यानी ऐसा भाषा दे कि भाई जो कंपनी में रहते थे वो भारतीयों को आसान से समझ सके, ये था। तो इसका आंसर हो गया कथन कारक दोनों सही है, कथन कारण की सही व्याख्या भी करता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 7। तो इसके होने से पहले आप लोग, जब आप लोग को क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर, और आप सब सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हम आप सब के लिए रोज़ वीडियो बनाते रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो फिर कैसे होगा? आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट में बताइएगा कि आप सबको कैसा लगा क्लास। अगर अच्छा लगा तो एक दिल आप सब भेज दीजिएगा। आप सबके लिए ये क्लास ल्यूसेंट का ऑब्जेक्टिव क्लास हर एक दिन चलाई जाएगी। तो इसको देखते हैं। लॉर्ड विलियम वेंटिंग के समय सती प्रथा पर रोक लगाया गया था। ये भी ठीक है, सती प्रथा पर रोक लगा, और 1829 के कानून द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया। ये भी ठीक है, यानी 1829 में सती प्रथा को पूरी तरह से समाप्त भी कर दिया था। तो कथन कारण दोनों सही है, कथन कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। अच्छा, लॉर्ड विलियम वेटिंग ने सती प्रथा को समाप्त किया। सती प्रथा को समाप्त करने में विलियम वेटिंग का साथ किसने दिया था? तो किसने दिया था? राजा राम मोहन राय। किसने दिया था? राजा राम मोहन राय ने विलियम वेटिंग का साथ दिया सती प्रथा को समाप्त करने में। अब विलियम वेटिंग इस प्रथा के बहुत सा खिलाफ थे, और विलियम वेटिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम वेटिंग जो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। यानी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को समाप्त कर भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, और भारत का गवर्नर जनरल प्रथम गवर्नर जनरल विलियम वेटिंग को ही बनाया गया।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर तो ए हो गया है। ये कुछ बात विलियम बेंटिक के बारे में थे और कुछ विलियम बेंटिक के बारे में कल भी बता देंगे। और इसका विलियम बेंटिक का कार्यकाल भी बता दीजिए आप सब कितना था। तो विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 से 1835 तक था। अच्छा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वैरेन हेस्टिंग था। वैरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी था। तो इसका आंसर हो गया। तो यहाँ से क्लास समाप्त करते हैं। आप लोग को क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।